Assalamu alaikum, namaste, and good evening, everyone. I welcome all of you. This is your host Hatsa Kakazai. Let me introduce first Lean Towards Green. It is an initiative by members of Tribe Socrates who are working under Marco 21, a youth leadership conference. We are trying to create an impact by educating and mobilizing about eco-friendly human behavior. So जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हम अपने पाकिस्तान को कैसे लेके आए। तो इसके लिए हमने मल्टीपल एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं और ये इनिशिएटिव लिया है कि यस हम लोग पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। यस कोविड ने हमारी कुछ एक्टिविटीज को पॉज कर दिया है लेकिन ये वर्ल्ड है पॉसिबिलिटीज का। दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम जो है अपनी सारी एक्टिविटीज थ्रू ऑनलाइन या कैसे भी करके उनको कंप्लीट करें। सो I hope this webinar will be beneficial for all of you guys. So आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ इस तरह की चीज है जो रिलेटेड होगी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन से तो let you guys can ask. अस्सलाम वालेकुम। Welcome. So guys, today we have a very special guest with us. He is a microbiologist, a former researcher associate at Aga Khan University. Moreover, he has a deep and enrooted love with nature. He's a passionate gardener, plant expert. Not only this, but he's a member of Pakistan Botany Society. Moreover, he is a social media activist and is striving to save plants in trees in Karachi. None other, Sir Zia Mujahid. Welcome you, sir. Thank you very much. So over to you, sir. ओके सो आज सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे जो है बोलने का मौका दिया इस बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड असल में क्लाइमेट चेंज है क्या, हमें ये समझना है। क्लाइमेट चेंज को अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो इंटरनेशनली इसको ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। नाउ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इसके कॉजेस क्या हैं, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, दुनिया में अल्लाह ताला ने एक जब कुदरत तख्लीक की, एक नेचर तख्लीक की, उसके अंदर एक तवाज़ुन जो है वो कायम किया। लाखों साल से ये दुनिया इसी तरह मौजूद थी, बिल्कुल मुतवाज़िन थी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं थी। मगर गुज़िश्ता 100 साल के अंदर जितनी तेज़ी से इंसानी आबादी में इजाफ़ा हुआ, उनकी ज़रूरियात में इजाफ़ा हुआ और तरक्की के नाम पर बहुत सारी चीज़ें वो इंसान की वजह से कुदरत में बिगाड़ का सबब जो है वो साबित हुई। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर हमने नेचर को तबाह किया, उसकी आबो हवा को तबाह किया, जहरीली गैसों का इखराज हमने किया और इसमें सबसे मेन जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फिजा में इतनी खतरनाक हद तक जो है वो इजाफा उसका हो चुका है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हमारे अंटार्कटिक के, दुनिया के जो अंटार्कटिक के ग्लेशियर्स हैं वो इससे मेल्ट होने लग गए। कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर कुदरती तौर पर ऐसी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। आप इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह लें कि एक रेफ्रिजरेटर किस तरह काम करता है। उसके अंदर जो मौजूद गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का एक मिक्सचर गैस है जिसके अंदर नेचुरली एक खुसूसियत होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। नतीजतन हमारे खाने फ्रिज में ठंडे रहते हैं। मगर आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर की बैक साइड के ऊपर एक जाली होती है जिसके अंदर वो गैस सर्कुलेट कर रही होती है थ्रू कंप्रेसर। उस गैस की वजह से वो गैस हीट को एब्जॉर्ब करती है इनसाइड द केबिन और बाहर से वो हीट को रिलीज करती है और उससे अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन जो है वो हमारी नेचर के साथ हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ये खुसूसियत है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर भी ये खुसूसियत है, नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर भी ये खुसूसियत है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर भी ये खुसूसियत है।
ये जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी दरअसल यही है। इन तमाम गैसेस का जब इखराज होता है एनवायरनमेंट में, तो ये सूरज की रोशनी को जज्ब करती हैं, जस्ट लाइक अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की गैस की तरह ये उस हवा को अपने अंदर, उस हीट को हवा में एब्जॉर्ब करती है, नतीजतन हवा गर्म हो जाती है। जब हवा में गर्मी में इजाफा होता है तो हमारे ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, हमें एक्सट्रीम वेदर्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, लोग ये कहेंगे कि एंटार्क्टिक के ग्लेशियर पिघलने से कराची में रहने वाले का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, हम सबका ताल्लुक है, क्योंकि जितनी तेजी से वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, साइंसदानों का ये मानना है कि आइंदा चंद सालों में समंदर की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो जाएगा, जिससे कई ममालिक वो सफाए हस्ती से मिट जाएंगे, वो जजीरे समंदर में डूब जाएंगे, वो मुल्क खत्म हो जाएंगे। और कराची भी उन्हीं में से एक है। कराची शहर समंदर की सतह के, जो सतह समंदर का सबसे पहला करीब तरीन शहर है, वो डूब जाएगा। आइंदा नहीं, 50 साल में, 100 साल में ये होना है, अगर इंसानी जो नेचर से के साथ खिलवाड़ है वो ना रुकी तो। अच्छा, अब आ जाएं इसके बाद क्लाइमेट चेंज का एक और इफेक्ट जो हम कर रहे हैं, वो है नेचर को नुकसान पहुंचाने वाली बात। नेचर को हम दूसरी तरफ, फिजाई आलूदगी का तो मैंने बता दिया। अब फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए भी कुदरत ने एक निज़ाम रखा है, जो है दरख्तों और पौधों की सूरत में। हम उनसे बहुत दूर हो गए, उससे दूर इस तरह हो गए कि हमारे घरों में एक तो जगह नहीं है, पौधे लगाने की जगह नहीं है, दरख्त उगाने की जगह नहीं है, घरों का साइज छोटा हो गया, हम फ्लोर वाइज प्लाजे बनाने लग गए और उन प्लाजों के अंदर ग्रीनरी का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये ग्रीनरी ही नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का जरिया है, दुनिया में और कोई जरिया नहीं है, दुनिया में कोई और दूसरा जरिया नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करने का, सिवाय इसके कि ग्रीनरी में इजाफा किया जाए। जब ये ग्रीनरी में इजाफा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे एब्जॉर्ब करेंगे और उसके नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, नेचर बैलेंस में आ जाएगी। मगर ऐसा नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। कराची शहर के अंदर जिन अहबाब ने माजी में ग्रीनरी करने की कोशिश की, वो सब आहिस्ता आहिस्ता डिमोलिश हो रहा है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए कहा जाता है कि उस मुल्क में 25% दरख्तों का होना लाजमी है। मगर हमारे यहाँ बिल्कुल इसका उलट है, हमारे यहाँ 2.5% से भी कम जंगलात हैं, बहुत कम रकबे के ऊपर जंगलात मौजूद हैं। एक और अलमिया हमने ये किया कि शहरों को पक्का कर दिया। शहरों को पक्का करने से मुराद, एक तो घर पक्के हो गए, दूसरा हमारी गलियां, सड़कें और खुले मैदान भी पक्के हो गए। हमें याद है कि हमारे स्कूल कच्चे हुआ करते थे, स्कूल के फर्श कच्चे हुआ करते थे, हम उन पे खेलते थे, बारिश होती थी, बारिश का पानी वहां जमा होता था, फिर वो जज्ब हो जाता था, 2 दिन के बाद सूख जाता था, ये नेचर का हिस्सा था। मगर अब सरकारी सतह के ऊपर हर चीज पे टाइल, दीवारों पे टाइलें, फर्श पे टाइलें, फुटपाथ पे पेविंग स्टोन्स, यहाँ तक के हमने तो ग्रीन बेल्ट्स को नहीं छोड़ा, जिनको दुनिया भर में कच्चा रखा जाता है कि यहाँ पे ग्रीनरी होगी, मगर हमने उन ग्रीन बेल्ट्स को भी तबाह कर दिया। ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर दरख्तों का खात्मा किया और उनकी जगह पर पेविंग स्टोन्स बिछा दिए। नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ बारिशें जो होती हैं उनका पानी जाया हो जाता है, वो पानी जाया होके नालों में जाएगा, नालों से समंदर में जाएगा। नेचर को क्या मिला, जमीन को क्या मिला, जमीन को सब्जा कैसे मिले, जमीन में लगे हुए दरख्तों को पानी कैसे मिले? वो पानी जज्ब करने का जरिया हमने खत्म कर दिया। एक और अलमिया ये हुआ कि हमने जेर जमीन पानी को इस्तेमाल करना शुरू किया। जाहिर है कि पानी की किल्लत का सामना पूरी दुनिया में है, मीठा पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, कि हमने मीठे पानी के मुतबादिल जराए तलाश करने के बजाय या अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करने के बजाय, पानी की ज़रूरियात को कम करने के बजाय हमने ज़ेर ज़मीन पानी को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब ज़ेर ज़मीन पानी के साथ क्या सूरत हाल हुई? कराची में तकरीबन 20 साल पहले की अगर बात की जाए तो 15 से 20 फीट के ऊपर बासानी पानी आ जाता था। कोई माजी बईत की बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल अपने बचपन की बात कर रहा हूँ कि 20 साल पहले तक
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 15 फीट के ऊपर, 15 से 20 फीट के दरमियान पानी आ जाता था। हमारे घरों में हैंडपंप हुआ करते थे, हैंडपंप से पानी बासानी आ जाता था। मगर उसका इतना ज्यादा हमने इस्तेमाल करना शुरू किया कि पानी 15 से 20 फीट से पहले 50 फीट पे गया, फिर 100 फीट पे गया, अब बाज़ जगहों पर 150 फीट और 200 फीट के ऊपर पानी मौजूद है। लेकिन हमने पानी को इस्तेमाल तो किया, पानी को दोबारा जमीन में पहुंचाने का इंतजाम नहीं किया। फर्श पक्के कर दिए, जमीनें पक्की कर दी, पानी जमीन में कैसे आए? ये वही बारिश का पानी होता है जो जेरे जमीन जाता है, जज्ब होता है। तो इसके लिए दुनिया भर में काम हो रहा है। और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, वहां पर एक बहुत ही जो है उन्होंने एक यूनिक आइडिया अपनाया कि उनके यहाँ चावल की जो पैदावार होती है, चावल के खेत होते हैं, तो हमारे यहाँ तो खेतों में पानी को जब छोड़ा जाता है, असल में चावल का जो खेत होता है उसमें उसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और काफी टाइम तक उसको पानी में उसकी जड़ को डूबा रहना पड़ता है, उसके बाद वो फसल तैयार होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने नहरी निज़ाम तो अपना डेवलप किया और हमारा नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। हम पानी छोड़ देते हैं खेतों में, उसके बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है हम उसके बाद पानी को खोल देते हैं, वो पानी जो है दोबारा से दरिया में जाके ज़ाया हो जाता है, ज़मीन में जज्ब नहीं होता। भारत के किसानों ने ये किया कि उन्होंने ट्यूबवेल्स ट्यूबवेल्स का सहारा लिया और ट्यूबवेल्स के जरिए पानी को वो खींचते हैं ज़मीन से, अपनी फसल तैयार करते हैं। उसके बाद जब पानी की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ऐसे बोर करवाए, ऐसी बोरिंग्स की पाइप्स जमीन में लगाए कि वो बराह रास्त वो पानी जमीन में दोबारा चला जाता है और वो जमीन में जाने के बाद जमीन की तवानाई और जमीन की जो है नमी को वो दोबारा से जो है रिहाइड्रेट कर देता है। जो डिहाइड्रेशन का एक प्रोसेस है, इस तरह रिहाइड्रेशन का भी प्रोसेस है, लेकिन रिहाइड्रेशन हमने नहीं की, डिहाइड्रेट हम जमीन को कर रहे हैं, नचोड़ रहे हैं। इसका एक और नतीजा ये निकल रहा है कि सिंक होल्स बन रहे हैं कराची के अंदर, बहुत सारी जगह जो है उधर जमीन धंस रही है, प्लाजे गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। इन बिल्डिंग से गिरने की भी एक बुनियादी वजह जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने बताई कि जमीन जेर जमीन पानी का बेजा इस्तेमाल, उन जगहों से जमीन से जरूरत से ज्यादा पानी निकाल लिया गया, नतीजतन वहां का प्रेशर जो था वो खराब हो गया और जमीन वहां से बैठ गई। तो आप देखेंगे हम किस किस तरह अपनी नेचर को नुकसान पहुंचाने पे तुले हुए हैं। इसी तरह देखा जाए तो दुनिया भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो प्रोवाइड करना सरकार का काम होता है, हमारे यहाँ प्राइवेट माफिया है। इस बात से कतई नजर कि क्या हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म होती जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक वक्त में 100 के करीब अफराद वो सफर कर सकते हैं। मगर हुआ ये कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बर्बादी के दहाने पर चली गई और हम अपनी जाती ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करने लगे। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर मोटरसाइकिलें जो हैं वो आम होनी शुरू हुई, उससे पहले एक एक घर के अंदर 70 बाइक्स 4 से 5 हैं। आप ये देखें कि उससे आलूदगी में कितना इजाफा हुआ, फ्यूल की कंजम्पशन में कितना इजाफा हुआ। जहां एक सवारी के अंदर 100 अफराद सफर कर सकते थे, वहां पर हमने हर सवारी के लिए एक सवारी बना दी, हर सवार के लिए एक सवारी। तो 100 अफराद के लिए 100 मोटर बाइक्स। उससे उतना ही फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ा, उतना ही उससे आलूदगी में इजाफा हुआ। नतीजा आपके सामने है, हमारे रोड कंजस्टेड हो गए, हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। इस सब में सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी समझदारी का है। हुकूमत के ऊपर हर चीज का मलबा नहीं डालना चाहिए, मलबा नहीं डालना चाहिए, हुकूमत का काम है, बिल्कुल है, मगर क्या हम इनफरादी तौर पर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं? क्या हम इनफरादी तौर पर अपने घरों में सफाई का इंतज़ाम रखते हैं? घर साफ करते हैं तो क्या हम गलियों में सफाई का इंतज़ाम रखते हैं? क्या हमने प्लास्टिक को ख़त्म करने की कोशिश की? सबसे पहले तो हम अपने घर से ख़त्म करेंगे। क्या हमारे बचपन में कपड़े के थैले नहीं हुआ करते थे? क्या हर चीज़ कागज़ के छोटी छोटी बैग्स के अंदर, छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर? हमें तो दूध की दुकान पर जाने के लिए भी घर से बर्तन ले जाना पड़ता था, लेकिन आज आपको एक पाव चीज दरकार हो या आपको 10 किलो चीज दरकार हो, वो आपको प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग में मिल जाती है, जिसकी लाइफ 100 ईयर से ज्यादा होती है। जेर जमीन 100 साल तक प्लास्टिक दफन रहे तो वो प्लास्टिक दफन ही रहता है। उसके दफन होने का एक बड़ा नुकसान क्या है? डंपिंग ग्राउंड्स में हम तो जाके
कचरा फेंक आते हैं। हुकूमत भी यही करती है, हुकूमत हमारी कचरा कुंडियों से कचरा उठाती है और शहर से बाहर ले जाकर फेंक देती है। जेरे जमीन वो कचरा दबता चला जाता है, मट्टी के अंदर जाता है। नतीजा ये निकल रहा है कि हमारी सॉइल, जमीन अंदर से भी वाटर प्रूफ होती जा रही है। प्लास्टिक की इतनी थिक लेयर हो गई है कि अब वो बारिश का पानी भी नहीं जज्ब होता। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि हमने अपने शहर जो बसाए उसमें किसी भी किस्म की मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा। गुज़िश्ता बारिशों में नया नाज़माबाद का हमने हाल देख लिया। कुदरती आबी गुजरगाह थी पानी की, पानी जमा होता था, वहां पर हमने शहर बसा दिया। पानी ठीक है, 20 साल से बारिश नहीं हुई थी, 30 साल से वहां पे पानी नहीं आया था, लेकिन पानी ने जब भी आना था, आना तो वहीं था, गुजरना तो वहीं से था। पिछले साल लियारी नदी के अंदर कुछ प्लांट लविंग दोस्तों ने एक पोस्ट शेयर की कि जी लियारी नदी को हम अर्बन फॉरेस्ट बना सकते हैं, हम उसके अंदर प्लांटेशन कर सकते हैं, हम उसका एक जंगल उगा सकते हैं जिससे शहर की आलूदगी को काबू पाने में जो है वो हमें काम आएगा। मैं वो वाहिद बंदा था जिसने इसकी मुखालफत की थी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैंने मुखालफत क्यों की। मेरी मुखालफत की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि हम नेचर के अपोजिट काम करने जा रहे थे। अच्छा, सियासी तौर पर भी पीपल्स पार्टी ने इसकी जो है वो इसकी सपोर्ट का ऐलान किया और वहां पे बाकायदा सरकारी सतह पर जो अर्बन फॉरेस्ट लगाना शुरू किया। मेरा उस वक्त भी मानना ये था कि पानी की कुदरती गुजरगाह के अंदर हमें किसी भी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। अगर हम रुकावट पैदा करेंगे, पानी वहां पे है, पानी तो गुजरता है पूरा साल, कम गुजरता है, लेकिन जब बरसात होती है तो पानी ठीक ठाक गुजरता है और वो पानी की कुदरती गुजरगाह है। अगर हम उसको जंगल लगाकर रोक देंगे पानी को तो हमारा शहर डूबेगा पीछे, वो पानी जमा होगा, वो कचरा अपने साथ लाएगा, वो कचरा उस जंगल में फंसेगा और उसके बाद पीछे हमारा शहर डूब जाएगा। ऐसा तो ना हो सका, इतनी बारिशें तो खैर कराची में होती भी नहीं और ना ऐसा जंगल बन सका, मगर कुदरत ने अपनी ताकत को दिखा दिया गुज़िश्ता साल की बारिशों में कि इंसान का बनाया हुआ मैन मेड फॉरेस्ट वो पानी अपने साथ बहा कर ले गया। तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जंगल लगाना, जंगल उगाना, पौधे को दरख्त बनाना, ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, लेकिन हर शख्स इनफरादी तौर पर अगर तहैया कर ले, उसके पास जगह हो कि वो सिर्फ एक दरख्त लगा ले, सिर्फ एक पौधा अपने घर के बाहर एक पौधा लगा ले। पाकिस्तान की आबादी 2.5 करोड़ है, एक पौधा भी अगर लगता है तो 2.5 करोड़ पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। 2.5 करोड़ में से 50 लाख अफराद नहीं लगा सकते, 2 करोड़ अफराद तो लगा सकते हैं, 2 करोड़ नहीं तो 1.5 करोड़ अफराद तो एक एक पौधा लगा सकते हैं। हम वो भी नहीं लगाते क्योंकि हम लगाना नहीं चाहते, हमें उसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। मेरे बैकग्राउंड में देखें, ये मेरे घर की छत है और मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास जगह बिल्कुल नहीं है पौधे लगाने की। मेरी गली में जगह नहीं है, मेरे रोड पे जगह नहीं है, हम कहीं नहीं लगा सकते। सरकारी सतह पे बड़ी कोशिश की हमने कि हम सड़कों पे पौधे लगाएं, तो केएमसी की जानिब से हमें कहा गया कि अगर पौधे लगाते हैं तो देखभाल भी खुद ही कीजिएगा, सरकारी वसाइल आप लोगों के शौक के लिए पूरे नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है कि रोड के ऊपर दरख्त लगाना एक बहुत मुश्किल काम है और उसको रोजाना पानी देना और देखभाल करना वो उससे ज्यादा मुश्किल काम है। आफ्टर केयर, पोस्ट केयर जो होती है वो ज्यादा मुश्किल होती है, तो हमने वो वाला काम छोड़ दिया। गलियों में जब देखा तो पता चला ऊपर से कई इलेक्ट्रिक के वायर गुजर रहे हैं, टेलीफोन के वायर, इंटरनेट केबल के वायर, तारों के जंगल के अंदर हम दरख्त कैसे हो गए। तो फिर आखिर में आके शौक की इंतहा ये रह जाती है कि घर की छत पे पौधे लगाकर ही गुजारा कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हरियाली जो है आपको नजर आ रही होगी। तो छोटा सा एक टेरेस गार्डन भी बन जाता है, खूबसूरत भी हो जाता है और लोग भी पसंद करते हैं, अपना शौक भी पूरा होता रहता है। तो हर शख्स ये कर सकता है, जिसके पास बैल्कनी में जगह है वो वहां पे पौधे लगाए, जिसके पास घर में जगह है, सहन में जगह है, गैलरीज में जगह है, तो वो लोग अपने वहां पे पौधे लगा सकते हैं। और इससे कतरा कतरा जो दरिया बनने की कहावत है ना, वो इसी तरह पूरी हो सकती है कि अगर हम अपने घरों पे पौधे लगाने से इब्तदा करें तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसका फायदा भी उठाएंगी, वो हमसे कुछ सीखेंगी भी। मगर बहैसियत कौम हमारी तरबियत नहीं हो सकी, सही मानों में जैसी तरबियत हमारी होनी थी वो तरबियत नहीं हुई। हम बचपन से अपने बच्चों को बैठे हुए कुत्ते को पत्थर मारना सिखाते हैं, एक सोए हुए जानवर को पत्थर मारना सिखाते हैं। मैंने एक वालदैन को देखा है, मैंने रोका है, उनको टोका है, उनसे पूछा है कि भाई क्या बिगाड़ रहा था। वही नेचर जब वो बच्चा बड़ा होता है वो आगे लेकर चलता है। और
मैंने ऐसे ही लोगों को देखा है जो सड़क से गुजरते हुए टेलीफोन पे बात कर रहे हैं और जाते जाते पौधे का पत्ता तोड़ रहे हैं और शाख तोड़ रहे हैं। फूल फूल तोड़ना तो समझ में आता है, दरख्त और पौधे के पत्ते भी बेध्यानी में टूट जाते हैं क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है काफी बोल लिया मैं, और अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो शामिल हो सकते हैं बिल्कुल। माशाल्लाह जया भाई, आपके पीछे गार्डन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। ये वाकई हम लोगों की लर्निंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अगर हम लोग अपने जनरेशन्स को ये चीज़ सिखाएं कि चले कहीं रोड पे ना सही, अब अपने घर में कम से कम प्लांटेशन स्टार्ट करें, पर करें ज़रूर। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो छोटे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, वो देखते जाएंगे अच्छा ठीक है ये चीज़ भी एज इम्पोर्टेंट लाइफ के जो बाकी काम है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चलती जाए। तो हम लोगों को जो है इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी आपने जो बात की कि इंडिया जो है हाइड्रेशन से डिहाइड्रेशन वाली साइड पे आ रहा है, तो मतलब वो डिहाइड्रेट तो कर रहा है लेकिन उसको हाइड्रेशन भी दे रहा है प्लांट को। तो ये चीजें जी हाँ, हमें भी अपने यहाँ डिहाइड्रेशन पे के साथ। इम्प्लीमेंटेशन के जी, तो ये चीजें हमें भी यहाँ पे अपने पास इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए। तो बाकी ये जो आपने बात की कि ग्रीन बेल्ट की, ये चीज मुझे भी बड़ी कंफ्यूजिंग लगी जब हम लोगों ने ये प्लानिंग वगैरह कर रहे थे कि प्लांटेशन किधर की जाए। तो हम लोगों को कोई जगह समझ नहीं आ रही थी कि सब जगह तो भरी पड़ी है, बंदा प्लांटेशन करे तो करे किधर। अब अपनी गली में देखे तो वहां पे भी वो पत्थर लग चुके हैं, पूरी के पूरे रोड बन चुके हैं, और जो पाथ्स थे वहां पे भी ये सब हो चुका है। तो ये चीज बिल्कुल जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल थी। फिर हमें रहता है कि अच्छा कि यार एक ग्राउंड है वहां पे लगा देते हैं कम से कम, और कुछ नहीं, नीचे नियर कोई पानी है तो पानी मिलता रहेगा उनको। तो वाकई अच्छा, ये एक चीज हम यहाँ लोगों पे को सोचनी चाहिए हम लोग। जी जी कथा कलामी कहिए माफ, जरा। एक चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा कि एक नया फिनोमिना भी जो है वो अब आया है, वो है अर्बन हीट आयरलैंड का। ये टर्म है जो कि इस्तेमाल हो रही है शहरों में दर्जा हरारत के इजाफे के ऊपर, ये टर्म इजाद हुई है। अच्छा, ये है क्या? जिस तरह मैंने बताया कि हमने अपने शहरों को पक्का कर दिया, हर चीज को जो है मजबूत से मजबूत पे ले गए, उसका नतीजा ये निकला कि कंक्रीट की भी एक केमिकल खुसूसियत है। केमिकल खुसूसियत उसकी ये है कि वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे जो मिट्टी के घर गांव के होते हैं वो बहुत ठंडे हैं, लेकिन कंक्रीट जिसमें सीमेंट शामिल होता है वो बहुत गर्म हो जाते हैं। और हमारे जो ये शहर हैं, ये सूरज की रोशनी में जब गर्म होते हैं तो इनको ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। नतीजतन अगर थर्मल इमेज, हम सैटेलाइट इमेजेस देखें, तो शहरों का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा हुआ होता है बनिस्बत इसके शहर के सराउंडिंग एरियाज के। यानी अगर आप सरजानी टाउन चले जाएं, आप बहरिया टाउन चले जाएं, आप कराची से थोड़ा सा फासले पर हॉक्स बे चले जाएं, वहां का टेम्परेचर आपको बकायदा टेम्परेचर डिफरेंस फील होगा मेन सिटी के अंदर। और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर एम ए जिना रोड और सदर और ओल्ड सिटी एरिया का हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे फिजाई आलूदगी इंतहाई दर्जे की होती है। वहां पे बिल्डिंग्स का कलर कार्बन की वजह से ब्लैक हो गया, वो इंतहाई शदीद जो है गर्मी वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और बहुत सारी देखिए कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रीन रूफ का आइडिया, कि छतों पर बागात लगाएं, छतों पर दरख्त पौधे लगाएं, वो शेड देंगे। शेड की वजह से आपकी छत गर्म नहीं होगी, छत गर्म नहीं होगी, आपका कमरा भी ठंडा रहेगा। दूसरी एक चीज ये कर सकते हैं कि अपनी छतों पर जो जमीन है, छत की जो रूफ है ऊपर की साइड, वहां पर हम और अपनी सराउंडिंग की दीवारों को व्हाइट पेंट कर दें। जमीन और दीवारों को व्हाइट पेंट करना एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो चीज हो सकती है। उससे ये होता है कि सूरज की रोशनी बराह रास्त कंक्रीट को गर्म नहीं कर पाती, बल्कि वो व्हाइटनेस की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस हवा में, हमारे घर ठंडे रहेंगे। तो बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये सब। बाकी ये जो है एक क्वेश्चन है कि व्हाट यू सेड अबाउट थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन बिल्कुल वही है। थर्मल पोल्यूशन का मतलब फिजाई गर्मी, और गर्मी में जो इजाफा, वही ग्लोबल वार्मिंग जिसके ऊपर मैंने बात की, वो बिल्कुल वही है। थर्मल पोल्यूशन से मुराद जो गर्मी पैदा करने वाले जराए हैं उनका खात्मा,
या उसके मुतबादिल जराए। मिसाल के तौर पर हम घरों में जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जनरेटर से निकलने वाला जो धुआं है वो गर्मी पैदा कर रहा है, उसके बजाय हम सोलर एनर्जी की तरफ जा सकते हैं जिससे गर्मी में इजाफा कम होगा। जैसे मैंने कहा कि हम अपने घरों को हवादार बना सकते हैं, हम अपने घरों को हवादार नहीं बनाते। हम अपनी छतों को ठंडा रख सकते हैं, हम अपनी छतों को ठंडा नहीं बनाते। उसकी वजह से हमें एयर कंडीशनर्स लगाने पड़ते हैं। एयर कंडीशनर के आउटर से निकलने वाली गर्म हवा वो थर्मल पोल्यूशन है। गाड़ियों से निकलने वाला गर्म धुआं वो थर्मल पोल्यूशन है। मैंने कहा ना कि 100 सवारियों के लिए 100 सवारों के लिए 100 सवारियां होने से बेहतर है कि एक सवारी हो उसमें 100 अफराद सवार हो सकें। तो हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं और खुद छोटे छोटे स्टेप्स हमें इसके लिए लेने होंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अब ये एक मेरा सवाल है कि आपने अभी बात की सोलर प्लांटेशन, सोलर हम लोग सिस्टम्स लगा लें, रीन्यूएबल एनर्जी और पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक कार्स है, तो जो इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है पाकिस्तान में, क्या वो सस्टेनेबल है एनर्जी के लिए, मतलब हमारे नेचर के लिए? देखें, पाकिस्तान की अगर उस बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी ज्यादा फरोख पा सके, क्योंकि जो बैटरी वाली इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि उनको आपको बार बार चार्ज करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में ये कहा जाता है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद का सफर उस पर तय नहीं कर सकते, बमुश्किल 3 घंटे का बिल्कुल। सफर है वो, 3 साढ़े 3 घंटे का, हम उस पर वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रास्ते में कोई उसको रिफ्यूलिंग का, रिचार्जिंग का कोई हमारे पास जराए नहीं है। अगर वो हम बना भी देते हैं, जिस तरह पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप्स हर जगह बन गए हैं, इसी तरह हम रिचार्जिंग के लिए भी हम फैसिलिटीज बना सकते हैं, मगर उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो हमारे पास जराए ही नहीं है। बिल्कुल। इंडिया अपनी 70% से ज्यादा जो एनर्जी है वो कोयले से पैदा कर रहा है। हमारे पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी कोयले की कान है थर में, हम आज तक उससे कोयला नहीं निकाल पा रहे, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें इंटरनेशनल माफियाज का खौफ है, हमें जो है डराया जाता है, हम नहीं निकालते हैं। हमारे पास एनर्जी के और बहुत सारे जराए, हम बिल्कुल। उसको इस्तेमाल नहीं करते। हम डैम नहीं बनाते, हम एनर्जी क्राइसिस को काबू नहीं करते, हम सोलर एनर्जी की तरफ नहीं जाते, हम अपने सोलर पैनल्स के ऊपर से ड्यूटी खत्म नहीं करते, हम जनरेटर्स को प्रमोट करते हैं, सोलर पैनल्स को नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, बहुत सारी चीजें जो हमारे हाथ में, हम कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं, गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी तो ऐसे अफराद हों जो इन तमाम चीजों को समझते हो। हम और आप जानते हैं कि ये बिल्कुल। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये हम में से ही उठ के इन्हीं गलियों मोहल्लों से गए हैं। इतनी सोच समझ अगर उनके अंदर हो तो क्या ही बात है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि मतलब आजकल ये जो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग जो ये चीज़ें नहीं कर पाते, ज़ाहिर-सी बात है कि आजकल जो पहली जंग चल रही है, वो चल रही है ऑयल के ऊपर। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे पास जो बीच में बड़े-बड़े कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, वो यही चाहते हैं कि ऑयल और फिर उनकी जो जो पीछे से कार्स की अगर हम एग्ज़ाम्पल्स लें, तो बड़ी-बड़ी माफिया बैठी हुई हैं। तो इस सबको ओवरकम करने के लिए हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं कि आपकी नज़र में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाए, स्पेशली फॉर पाकिस्तान? देखें, पेट्रोल से अगर हमने जान छुड़ानी है ना, तो पेट्रोल का मुतबादिला होता है इथेनॉल। इथेनॉल जिसको हम आम जबान में स्पिरिट के नाम से जानते हैं। ये जो स्पिरिट होती है ये भी पेट्रोल की तरह ही जलती है, पेट्रोल की तरह ही ये इसका कंजम्पशन होता है, लेकिन इसको प्रोड्यूस करना वो इंसान के बस में है। ये थ्रू फर्मेंटेशन बनती है। आपको शायद मालूम ना हो, अफ्रीका का एक बहुत छोटा सा कंट्री है, नाम अभी उसका जहन में मेरे नहीं आ रहा, वो दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल का जो है वो प्रोड्यूसर है। वो करता क्या है, पूरी दुनिया की शुगर केन इंडस्ट्री का कचरा खरीदता है, उसका पल्प खरीदता है जो किसी काम का नहीं होता। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो कि उसे अपना कचरा एक्सपोर्ट करते हैं कचरे के दामों, और वो उससे इथेनॉल बनाता है और वो पूरी दुनिया को इथेनॉल एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जिस तरह दूध से दही बनाना ये भी एक फर्मेंटेशन का मरहला होता है, इसी तरह इथेनॉल, स्पिरिट, अल्कोहल, ये सारी चीजें बनाना ये भी इन्हीं शुगर्स के जरिए से होता है।
अगर शुगर आपके पास किसी भी सोर्स में मौजूद है या कार्बोहाइड्रेट किसी भी सूरत में मौजूद है, तो हम उसको थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए, सारा बायोलॉजिकल जो है प्रोसेस होता है, इसके जरिए से हम उसको इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं और इथेनॉल के जरिए हम अपनी गाड़ियों को पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पे चला सकते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त बात है, और इसका बहुत अच्छा बिजनेस भी हमारा पाकिस्तान अगर करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे शुगर केन की सबसे ज्यादा हमारे पास फरोख्त है, और बहुत ज्यादा खेत भी है हमारे पास। और अगर ये बिजनेस अगर हम पाकिस्तान में इनिशिएट करें या स्टार्ट करें तो हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मोरोवर एक और चीज थी जी हाँ, बिल्कुल। जिसमें कचरे से खाद बनाने की एक बात थी। ये भी एक प्रोसेस है कि आप कचरे से जो है खाद बना रहे हैं, और स्पेशली अंडे के छिलके से और कुछ इस तरह से। तो ये भी एक बहुत अच्छा देखें बिजनेस है, ये तो आप इसके ऊपर क्या ओवरव्यू ये देना चाहेंगे? देखें ये बायोडिग्रेडेशन का प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल, ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स किस्म के जो जिसको हम कचरा कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं थ्रू सिंपल मॉलिक्यूल्स, और वो उससे फिर जो है खाद बन जाती है। ये प्रोसेस अगर मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग्स में समझाऊं तो जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, नॉट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें आपने कहा कि अंडे के छिलके, जिसमें हमारे सब्जियां, जिसमें हमारे गोश्त, गली सड़ी जितनी भी चीजें, खाने वाली जितनी भी चीजें, या एनिमल्स के जरिए से प्रोड्यूस हुई हुई जितनी भी चीजें, वो तमाम अशिया ऑर्गेनिक कहलाती हैं। थ्रू लिविंग सोर्स हमें जो भी चीज मिल रही है मुतबादिल के तौर पे, वो जो है ऑर्गेनिक होती है, और उस ऑर्गेनिक को हम डिग्रेड करते हैं, जमीन में दफन करते हैं, और उसके बाद उससे एक बहुत ही रिच फर्टिलाइजर बनती है। और ये कोई अनहोनी चीज है, कोई नई चीज नहीं है, ये हमारा केएमसी डिपार्टमेंट कई सालों से कराची में कर रहा है। आपको पता है कि ये जो कुर्बानी की आलाइशें होती हैं, लाखों जानवर हर साल जो ज़बह होता है, ये आलाइशें उठाकर कहाँ जाती हैं? इन आलाइशों के लिए डंपिंग ग्राउंड्स कराची के अंदर बनाए जाते हैं। ये हमारे, अगर बात करें तो कयूमाबाद के साथ जो कोरंगी के अंदर नदी है, नदी के अंदर ये इसका एक डंपिंग ग्राउंड बनता है। इसके अलावा सरजानी के एरिया में, न्यू कराची के एरिया के अंदर कुछ हैं जो मखसूस जगह, वहां पर बहुत गहरी गहरी खंदकें खोदी जाती हैं, जिसके अंदर इस तमाम जो आलाइशों को जो है वो दफन कर दिया जाता है और उस पर मट्टी डाल दी जाती है। 1 साल के बाद दोबारा उनको खोदा जाता है और उसके अंदर से बहुत ही रिच किस्म की जो है वो फर्टिलाइजर, जिसको आम नर्सरी वालों की जबान में ओजड़ी की खाद कहते हैं, वो निकाली जाती है और गवर्नमेंट उसको सेल करती है। उसका एक डंपर, अगर आपको अंदाजा हो तो वो एक डंपर जो ट्रक है वो केएमसी 12 से 14 हजार रुपए का सेल करती है, और हम अपनी आलाइशों को कचरों की नजर कर देते हैं। बिल्कुल, ये हम लोगों को जो है इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, ताकि हम लोग जो है मतलब हम लोग सिर्फ कराची में कर रहे हैं ये इम्प्लीमेंटेशन, ये पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। हम लोग पूरे 3 दिन का पाकिस्तान में यूज नहीं है, कर सकते हैं इसके लिए। पूरे पाकिस्तान में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम अगर अपने खेतों में ये खाद डालें, इससे ज्यादा बेहतरीन खाद कोई नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये नेचर फ्रेंडली है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई हैजार्डस कोई मटेरियल नहीं है। तो ये चीजें तो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। असल में हमारे, मैं आपको बताऊं कि जो खेत है ना वो बंजर होते जा रहे हैं, वो बर्बाद होते जा रहे हैं। इनकी वजह केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमने यूरिया, डीएपी और इस किस्म की कीमियाई खाद और कीमियाई मुरक्कबात का जो इस्तेमाल किया, नतीजा ये निकला कि हमारी जो सॉइल थी वो सख्त हो गई। सीमेंटिंग एजेंट का काम करते हैं ये, इसीलिए हमारे किसान को हर साल में 3 से 4 मरतबा ट्रैक्टर्स के जरिए हल चलाना पड़ता है, वरना वही काम पुराने वक्तों को याद करें तो बैलगाड़ियों की मदद से हो जाता था। हमारी जमीन इतनी सॉफ्ट थी कि एक बैल भी खोद देता था, मगर अब हमें हैवी मशीनरीज और ट्रैक्टर्स की जरूरत है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक सोर्स को जमीन में दफन करना खत्म कर दिया, ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल हमने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोग आजकल जो है बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल खाद यूज कर रहे हैं। चले, हम लोग हमारे पास वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो एंड करते हैं इस सेशन को। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा था ये सारी बातें सुन के, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था। इंशाल्लाह वी विल डू इट अगेन। और थैंक यू सो मच जिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जिया भाई, थैंक यू एवरीवन, ऑल पार्टिसिपेंट। एंड काइंडली अपना अपना जो है ईमेल एड्रेसेस है वो कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है हम लोग जो है ई सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकें
और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होगा तो इंशाल्लाह हम लोग जो है एक फॉर्म शेयर कर देंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और रिगार्डिंग दिस लाइव सेशन के लिए आप अपनी रेटिंग भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।